एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया था और आज के इस पार्ट 2 में भी हम लोग 50 प्रश्नों को करेंगे। तो 50 और 50 पूरे हो जाएंगे हमारे 100 प्रश्न, और इस 100 प्रश्नों के साथ टोटल जो हम लोग 100 सवाल पूरे कर लेंगे। इस 100 प्रश्नों के साथ पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये 100 सवाल पूरे कर लेते हैं, बहुत कम चांस है कि आपसे एग्जाम में प्रश्न जो है छूट जाए। आपके इस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए, इन सारे 100 प्रश्नों को करने के बाद इसकी उम्मीद जो है बहुत कम है। तो अच्छे से आप इन दोनों पार्ट्स को देखिए और सारे प्रश्नों को कवर कीजिए। जो कुछ भी आपको बताया जाता है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ और इससे पहले जो भी चैप्टर्स हुए हैं उन सारे का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जाइए। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप में लॉगिन करने के बाद या फिर साइन अप करने के बाद आप जाना फ्री स्टडी मटेरियल वाले टैब पे, यहाँ पर क्लिक करना, आपको ये सारे पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। चेक करना, कई सारे पीडीएफ्स हैं, उनमें ये सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 से। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है? किसी यौगिक का जो हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं किसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फॉर्मूला जो आप लिखते हो, जैसे कि H2O आपने फॉर्मूला लिखा, जल अपने आप में एक यौगिक है जिसका ये फॉर्मूला है। तो ये क्या है, जो भी इसमें तत्व है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यौगिक के संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण, यौगिक के संगठक कौन है? जो इनमें तत्व है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता को क्या कहते हैं? जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट का, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता के ऊपर प्रश्न जो है हम लोग अगले वाले चैप्टर में करेंगे और अच्छे से संयोजकता को कवर करेंगे। फिलहाल आपको यहां पर यह डेफिनेशन जो है याद रखनी है। H2S अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि जो अणु होते हैं परमाणुओं से ही मिलकर बनते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तब जाकर के अणु का निर्माण होता है। अगर अणु के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो तत्व के अणु कहे जाते हैं। जैसे कि ओजोन अपने आप में एक अणु है, इसमें केवल ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो ये तत्व के अणु कहे जाएंगे। और अगर मान लो कि 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2S ही दे रखा है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और सल्फर के परमाणु हैं, तो ये कहे जाएंगे यौगिक के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो तत्व के परमाणु, अगर एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं तो यौगिक के अणु कहलाएंगे। कितने परमाणु हैं काउंट कर लो। यहां पर देखो साफ दिख रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 सल्फर का है ना। 1 सल्फर का है। सल्फर के सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं है, मतलब संख्या में 1 है। तो टोटल जो है 3 परमाणु है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फेट आयन में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? अब यहां पर देखो, ये जो ऊपर में आयन, ऊपर में जो माइनस चार्ज दे रखा है PO4 3 माइनस है, ये जो माइनस चार्ज दे रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यहां पर बस ये बताया जा रहा है कि टोटल चार्ज जो है, टोटल आवेश जो है इस पर -3 है। एटम के संख्या पर इस नंबर से, इस आवेश से जो चार्ज आपको दिया गया होता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर देखो तो 1 फास्फोरस का परमाणु है और 4 है ऑक्सीजन के परमाणु। टोटल संख्या में 5 हो जाते हैं यहां पर परमाणुओं की संख्या। जैसे अमोनियम आयन है, आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कि जो अमोनियम आयन होता है वो धनायन होता है या फिर ऋणायन होता है, यानी कि कैटायन होता है या फिर एनायन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अमोनियम आयन है वो अपने आप में धनायन है, +1 चार्ज होता है अमोनियम आयन में। इस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 नाइट्रोजन का परमाणु है और 4 हाइड्रोजन के परमाणु है। टोटल संख्या में परमाणु यहां पर भी कितने हैं? 5 हैं। तो ऊपर में जो आवेश दिया होता है प्लस में माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे परमाणुओं की संख्या आप सीधा सिंपली जैसे काउंट करते हो, जैसे आपने यहां पर काउंट किया है, ठीक वैसे ही आप आयन के केस में काउंट करेंगे और बता देंगे।
हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र में हाइड्रोजन और सल्फर की संयोजकता क्रमशः क्या है? देखो हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला जो है कैसे बना होगा, आपको याद होगा हाइड्रोजन आयन H+ हुआ करता था, सल्फाइड आयन S2- हुआ करता था। ये मैं आपको याद दिला दूं, यहां पर हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देखा था। यहां पर ये हाइड्रोजन आयन है और ये सल्फाइड आयन है। मैंने आपसे कहा था कि ये आपको याद होना चाहिए, है ना भाई, किसकी वैलेंसी कितनी है ये आपको याद जो है ये होनी चाहिए, तभी जाकर के आप फॉर्मूला को लिख पाओगे, खास करके जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके फॉर्मूला को। अब देखो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन आयन है और ये सल्फाइड आयन है, इसी से ये हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला जो है बनेगा। कैसे बनाते हैं, हम पहले सिंबल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए H लिखेंगे, सल्फाइड यानी कि सल्फर, हम लोग ऊपर में जो चार्ज दिया हुआ था ना उसको हटा कर लिखते हैं, जो ऊपर में चार्ज दिया होता है उसको हटाकर लिखते हैं। अब हम वैलेंसी लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि भाई जितने चार्ज होंगे वही वैलेंसी है, तो हाइड्रोजन के केस में +1 है तो इसकी वैलेंसी 1 बोलेंगे, सल्फाइड के केस में 2- है, इसकी वैलेंसी हम लोग 2 बोलेंगे। फिर यहाँ पर क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा ये जो 2 है हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में आएगा और ये जो S है इसके सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा, लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है, ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, तो इसमें हाइड्रोजन के नीचे जो नंबर है वो सल्फर की वैलेंसी है और सल्फर के नीचे जो नंबर है जो कि 1 है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी है। तो हमसे हाइड्रोजन और सल्फर की संयोजकता जो है वो पूछी गई है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फर की 2, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, सोडियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, तो सोडियम आयन आपको याद होगा Na+ हुआ करता था और ऑक्साइड आयन जो है O2- होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन आवेशों को हटा करके हम लोग सिंपली सिंबल लिखेंगे, ठीक, सिंपली सिंबल लिखेंगे। उसके बाद जो ऊपर में चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है तो वैलेंसी लिखेंगे, यहां पर +1 चार्ज है तो वैलेंसी 1, यहां पर 2- चार्ज है तो वैलेंसी 2। इसके बाद क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है ये सोडियम के सबस्क्रिप्ट में जाने वाली है और सोडियम की जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में जाने वाली है, लेकिन हम लोग 1 जो है लिखते नहीं है सबस्क्रिप्ट में, राइट। तो Na2 ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको टेबल दिखाया था पिछले वाले वीडियो में या फिर अभी जो मैंने आपको दिखाया, वो टेबल जो है आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप फॉर्मूला को लिख पाएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब एल्यूमिनियम आयन आपको पता होना चाहिए कि Al3+ होता है और क्लोराइड आयन होता है Cl-। तो हम लोग सबसे पहले जो ऊपर में चार्ज दिया गया उसको हटाएंगे और केवल सिंबल हम लोग लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। यहां पर 3+ चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 3, यहां पर -1 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1, ठीक। यहां पर हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहां पर आएगा Al1Cl3, लेकिन मैंने आपसे कहा कि 1 हम लोग लिखते नहीं है, 1 हम लोग लिखते नहीं है सबस्क्रिप्ट में, तो सिंपली हम लोग Al और Cl3 लिखेंगे। जो क्लोरीन की वैलेंसी है एल्यूमिनियम की सबस्क्रिप्ट बन जाएगी और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है क्लोरीन की सबस्क्रिप्ट बन जाएगी। तो AlCl3 ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+ और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-। इसी फॉर्म में आपको याद होना चाहिए, बड़ी ही आसानी से आप फॉर्मूला को लिख दोगे। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे आवेश को हटा करके। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। चिन्ह को हटा देना है, केवल आपको मैग्नीट्यूड देखना है। यहां पर क्रिस क्रॉस करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 हम लोग लिखते नहीं है सबस्क्रिप्ट में। अब यहां पर देखो ऐसा नहीं करना है कि OH2 नहीं करना है, अगर आप OH2 करेंगे तो केवल हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट ये माना जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये किसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा, ये जो 2 है ये इस पूरे OH के सबस्क्रिप्ट में जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल करके लिखेंगे ताकि पूरे OH के लिए ये सबस्क्रिप्ट माना जाए, ना कि अगर आप ऐसे लिखेंगे MgOH2 तो ये तो केवल हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट माना जाएगा ना, हमें तो इस पूरे OH के रूप में
इस पूरे OH के लिए सबस्क्रिप्ट हमें यहाँ पर लिखना है। तो MgOH का हॉल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। सूत्रों को उनके सही नामों से मिलाइए। इधर सूत्र दिया गया है, इधर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम है और यहाँ पर सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा, ए के साथ 2 जाएगा। ए के साथ 2 देखो केवल विकल्प ए में है, बी सी डी में नहीं है, तो ये सारे जो है गलत हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ देखो कैल्शियम है, क्लोरीन है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। बी के साथ 5। पोटेशियम है, सल्फेट आयन है, पोटेशियम है और सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट सी के साथ 3। इन सारे का फॉर्मूला जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इन सारे को ध्यान मत दो, केवल आप ये सारे नाम देखो और फॉर्मूला लिखने का प्रयास जो है आप खुद से कीजिए। देखिए ट्राई कीजिए कि आप फॉर्मूला लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, उसके बाद आप आंसर यहाँ पर देख लेना। पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम आयन नाइट्रेट आयन आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को लिख पाएंगे। लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि 1 में है, तो ई के साथ 1 जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास इंग्लिश में बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखते हैं? देखो एक मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो है एटम्स होते हैं, यानी कि एक अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। सारे परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ दो, वही आपका हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। एक अणु का द्रव्यमान मतलब कि एक अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सारे परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ दो, अणु का द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। जल का पूछा है, यहां पर देख लो। जल अपने आप में क्या है? एक अणु है जिसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, जोड़ दो, इस पूरे जल का जो है अणु द्रव्यमान आ जाएगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहां पर देखो मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास चाहिए किसका? H2O का चाहिए। मॉलिक्यूलर मास H2O का चाहिए। 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है उसका द्रव्यमान 1 होता है ना। 1 U आप लिख सकते हो प्लस। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जहां कुछ परमाणु दिए हुए थे और उसका द्रव्यमान बगल में दिया हुआ था, वो आपको याद होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान जो है आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का देखो एक ही परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 U, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पर 18 U। एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। एक अणु का द्रव्यमान है 18 U। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या हुआ, या फिर मोलर मास आप कैसे लिखेंगे? ये जो U है ना, इसको हटाकर ग्राम लगा देना, ये मोलर मास आ गया, ठीक है। ये मोलर मास आ गया। जल के 1 मोल का मास 18 ग्राम है और जल के 1 अणु का द्रव्यमान जो है 18 U है। यानी कि मोलर मास और कुछ नहीं होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास में आप ग्राम लगा दो, यूनिट हो गया, मोलर मास हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? एक मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या अंतर है? देखो मॉलिक्यूलर मास का मतलब केवल एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु है केवल इसका द्रव्यमान। लेकिन मोलर मास का मतलब हो गया मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ये हो गया 18 ग्राम। तो ये अंतर है, ये ध्यान में रखिएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, एक अणु का द्रव्यमान, और मोलर मास यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल का मास। जैसे मैं आपसे पूछूं एक केले का द्रव्यमान, तौल करके आप बता दोगे। मैं पूछूं 1 दर्जन केले का दाम, तो आप 12 केले का द्रव्यमान लेंगे। 12 केले का जो द्रव्यमान आएगा उसको जोड़ करके आप 1 दर्जन केले का द्रव्यमान बताएंगे। ठीक वैसे ही एक अणु का द्रव्यमान 18 U है। अगर मैं 1 मोल का पूछूं, जिसे हम लोग मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, मोलर मास भी बोलते हैं, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे जल के, उसका द्रव्यमान, तो मोलर मास हम लोग ग्राम में ही बताते हैं। लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। जो मॉलिक्यूलर मास होगा, है ना, अगर मान लो एटम दिया हुआ तो जो एटॉमिक मास होगा उसमें आपको ग्राम लगा देना है, U हटा करके। और ये जो मोलर मास है ना 18 ग्राम, या फिर ये जो मॉलिक्यूलर मास है जल का डायरेक्ट आप याद रखिए। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा?
नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि वही मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास, आणविक द्रव्यमान यानी कि एक अणु का द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे, जो भी परमाणु दिए हुए हैं उन सारे का द्रव्यमान लिख करके जोड़ दो। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु है, एक का द्रव्यमान 1U हो जाएगा। नाइट्रोजन का एक परमाणु है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 होता है। ये आपका आ जाएगा 1U, 14U और यहाँ पर 48U। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 12, 12 और 1 13, 4 5 6, 63U। नाइट्रिक एसिड का एक अणु उठाएंगे तो उसका द्रव्यमान ये होगा। अब मैं अगर आपसे अगर मोलर मास पूछ दूं इसी का, इस U को हटाकर आप क्या करेंगे, ऐसे ग्राम लगा देंगे, ये मोलर मास हो गया। हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है तो 63U हम लोग बोलेंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसके योग के बराबर होता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान, देखो सूत्र इकाई द्रव्यमान ठीक वैसे ही निकालते हैं जैसे कि आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान लेकिन हम लोग कब बोलते हैं? आयनिक यौगिक किसमें बोलते हैं भाई? ऐसे यौगिक जो आवेशित कणों से बने होते हैं, यानी जो आयन से बने होते हैं। तो आयन से बने हुए यौगिक आयनिक यौगिक होते हैं, आयन से बने हुए यौगिक आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक यौगिक है, ये आयन से बने हुए हैं, Na+Cl-, ये धनायन है, ये ऋणायन है। तो ऐसे यौगिक के लिए हम लोग अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान शब्द जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। निकालने का तरीका सेम है, ऐसे ही निकालते हैं। जो भी आपको परमाणु दिए गए हैं उन सारे का द्रव्यमान लिख करके जोड़ दो। तो सभी संघटक केवल आयनों की संख्या के किसके योग के बराबर होता है? तो हम बोलेंगे सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सोडियम का एक परमाणु है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। क्लोरीन का एक परमाणु है, परमाणु द्रव्यमान जो है 35.5 होता है। जोड़ दो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, यहां पर सवाल भी आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे? सोडियम यहां पर संख्या में 1 है सोडियम परमाणु, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है 23 होता है। क्लोरीन संख्या में 1 है, परमाणु द्रव्यमान जो है 35.5 होता है। ये आपका हो जाएगा कितना? 5 और 3 8, 3 और 2 5, तो 58.5। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूनिट मास है। सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने का तरीका ठीक वही है जैसे हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। सूत्र इकाई शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयनिक यौगिक के लिए, है ना। सोडियम क्लोराइड अणु ना बोल करके हम लोग सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम क्लोराइड भी अपने आप में आयनिक यौगिक है, इसलिए यहां पर सूत्र इकाई द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो कैल्शियम संख्या में 1 है कैल्शियम परमाणु, और कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है। क्लोरीन संख्या में 2 है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 35.5 होता है। तो ये हो जाएगा 40U और ये 35.5 गुने में 2 यानी कि 71। ये हो जाएगा 111U। सी हमारा राइट आंसर। अगर इसका मोलर मास लिखना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इस U को हटा करके G लगा देना है। बड़ा ही आसान है, ऐसे आप लिख सकते हो मोलर मास, 1 मोल का द्रव्यमान। यह एक सूत्र इकाई का द्रव्यमान। 1 मोल में कितने सूत्र इकाई आएंगे? 1 मोल में कितने सूत्र इकाई आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 सूत्र इकाई। .24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में 0.096 ग्राम बोरोन तथा 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक का प्रतिशत संघटन क्या होगा? एक यौगिक मिला, एक कंपाउंड मिला जो किससे बना हुआ है? ब्रोमीन और ऑक्सीजन से। ठीक,
और इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान, टोटल जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 0.24 ग्राम है। इसमें कहा गया है कि बोरोन जो है, जो मैंने ब्रोमीन लिख दिया है, बोरोन होगा, जो बोरोन है इसका द्रव्यमान है 0.096 ग्राम, और जो ऑक्सीजन है इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है ये 0.144 ग्राम। दोनों का परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट कौन उपस्थित है। तो बड़ा ही आसान है ये तो। परसेंटेज अगर हमें निकालना है इसका तो 0.096 है। 0.096 टोटल मास कितना है 0.24, और परसेंटेज में चेंज करना है 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 40% आएगा। तो बोरोन जो है 40% है। अगर बोरोन 40% है टोटल में, तो जो ऑक्सीजन है 60% हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यह किस नियम पर आधारित होगा। कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कहा जा रहा है आपसे कि 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखो 3 और 8 11 हो जाएगा, यानी टोटल जो अभिकारक है उसका द्रव्यमान 11 है, तो उत्पाद भी यहां पर 11 ग्राम ही बन रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि 3 ग्राम हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन लेंगे, और 50 ग्राम हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, तो बताओ कि यहां पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, पूरा का पूरा 3 ग्राम जो है, या फिर बोल दो 3 ग्राम ऑक्सीजन जो है पूरा का पूरा जल जाता है 8 ग्राम ऑक्सीजन में। 3 ग्राम कार्बन पूरा का पूरा जल जाता है 8 ग्राम ऑक्सीजन में, बनता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने ऑक्सीजन 50 ग्राम ले लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। इस पूरे 3 ग्राम को जलाने के लिए 8 ग्राम ही काफी है। इस पूरे 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 50 ग्राम ऑक्सीजन नहीं चाहिए, 8 ग्राम ही चाहिए, क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन में पूरा 3 ग्राम खत्म ही हो जाता है। तो 3 ग्राम को जलाने के लिए 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए। तो 50 ग्राम में से जो 42 ग्राम है किसी काम का नहीं है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अभी भी यहाँ पर 11 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दी है, लेकिन कार्बन तो हमारे पास 3 ही ग्राम है। और 3 ग्राम को जलाने के लिए 50 ग्राम नहीं चाहिए, 8 ग्राम ही काफी है। तो जैसे ये 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन में, जैसे ये 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल जाएगा, रिएक्शन जो है रुक जाएगी, रिएक्शन जो है रुक जाएगी। तो यहां पर देखो जो द्रव्यमान का अनुपात है ये 3:8 है, 3:8 है भाई। 3 ग्राम कार्बन पे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। तो यहां पर भी सेम रेशियो जो है लागू होगा। यहां पर भी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्रव्यमान का रेशियो है ये 3:8 ही रहेगा। आप यहां पर देखो कुछ भी ले लो आप, है ना, 50 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, 8 ग्राम जो है काफी, हाँ 8 ग्राम जो है काफी है 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए। तो यहां पर कार्बन जो है 11 ग्राम ही बनेगा, और ये निश्चित अनुपात का नियम जो है यहां पर लागू होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो लागू हो ही रहा है, लेकिन यहां पर निश्चित अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम जो है यहां पर लागू होगा। जो द्रव्यमान का अनुपात है यहां पर जो पार्टिसिपेट किया जा रहा है मास, वो 3:8 के रेशियो में है। यहां पर भी 3:8 के रेशियो में ही पार्टिसिपेशन होगा और 11 ग्राम ही बनेगा, ठीक है। बुझा हुआ चूना में कौन से तत्व विद्यमान है। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं। एक तो होता है अनबुझा चूना, अनबुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यह अनबुझा चूना, इसी को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम, कली चूना बोलते हैं, केवल हम लोग चूना भी बोलते हैं। या तो आप बोल दो कली चूना, या फिर आप सिंपली चूना बोल दो। इसी को हम लोग अनबुझा चूना बोलते हैं। और एक होता है भखरा चूना, भखरा चूना बोल दो, बुझा हुआ चूना बोल दो, बात एक ही है। यह है बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में इसे स्लेक्ट लाइम बोलते हैं,
सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन कौन से तत्व विद्यमान है देख लो, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर में विद्यमान तत्व कौन से हैं? बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है? तो आपके पास बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 और इसमें हम लोग कोई बहुत ही कमजोर खाने वाला अम्ल मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड हम लोग मिला देते हैं, है ना, टार्ट्रिक एसिड जो है हम लोग मिला देते हैं, टार्ट्रिक अम्ल हम लोग मिला देते हैं। कौन कौन से तत्व विद्यमान है? देखो यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन तो दिख ही रहे हैं यहाँ पर आपको। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है। सल्फर का मोलर द्रव्यमान कितना है? देखो यहां पर मोलर द्रव्यमान पूछा गया है आपसे, तो मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, एक बार मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, ये बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, मोलर द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। अगर मान लो अणु दिया हुआ है तो आणविक द्रव्यमान, या फिर मैं अणु द्रव्यमान ही लिख देता हूं। ये भी क्या, ग्राम में। डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सल्फर अणु दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना सल्फर परमाणु दिया हो केवल, लेकिन यहां पर सल्फर अणु दिया हुआ है, यानी कि S8 आपको दिया हुआ है। तो सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें अणु दिया हुआ है तो अणु द्रव्यमान लेकिन ग्राम में। तो हम लोग यहां पर मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है, पहले आप मॉलिक्यूलर मास लिख लो, आणविक द्रव्यमान लिख लो, उसमें आप ग्राम लगा देना। तो टोटल सल्फर परमाणु की संख्या 8 है और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो है 32 होता है। 32 यू नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या कर देंगे भाई, जी लगा देंगे, जी हम लोग लगा देंगे। तो 8 दूनी में 16, 8 तारीख 24 और एक हासिल 25, है ना, 256 ग्राम। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 256 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है, यानी कि एक मोल का द्रव्यमान जो है 256 ग्राम है। 256 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम का चीज है। वैसे एनसीईआरटी से मोल कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक पढ़ना था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में क्लास 9 के अंदर, वो अब हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, देखते हैं इस साल जो है मोल कॉन्सेप्ट से प्रश्न आते या नहीं आते। अगर नहीं आया तो समझ जाना कि अब आने वाले टाइम में भी मोल कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं आएगा। फिलहाल इस साल जो है जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना है? तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक अणु है तो हम लोग आणविक द्रव्यमान लिखेंगे लेकिन ग्राम में। हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 ही लिखते हैं, सिंपली लास्ट में ग्राम लगा देंगे। क्लोरीन का एक परमाणु है और एक परमाणु का द्रव्यमान जो है 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा 36.5, और क्योंकि मोलर द्रव्यमान लिख रहे हैं तो हम लोग ग्राम लगा देंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे आणविक द्रव्यमान पूछा जाता तो हम लोग ग्राम नहीं लगाते, सिंपली 36.5 यू लगा देते लास्ट में। नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना है? नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना है? तो यहां पर मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, एक परमाणु का द्रव्यमान जो है 1 होता है। नाइट्रोजन का एक परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ये हो जाएगा 15 प्लस 48
53 53 कहाँ से आ जाएगा भाई, 63 होना चाहिए, 63 तो है ही नहीं। तिरसठ ग्राम, चलो इसको मैं 63 कर देता हूं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 63 ग्राम होगा। ठीक है, 63 ग्राम। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। नाइट्रोजन तत्व का रासायनिक प्रतीक N होता है, लेकिन हम जानते हैं जो नाइट्रोजन गैस की हम बात करते हैं वो N2 होता है ना, N2 होता है। ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन गैस अगर आपसे बोला जाता है तो आप बताएंगे फॉर्मूला N2, है ना, प्रतीक N2 बोलेंगे आप। अगर केवल नाइट्रोजन का प्रतीक पूछे तो आप N बताएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का प्रतीक O2 होता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। और ये सिंबल कहां से लिया गया है, लैटिन नाम से लिया गया है, जो होता है सोडियम का नाइट्रियम। तो नाइट्रियम एक लैटिन, नाइट्रियम जो है लैटिन नाम है सोडियम का, सोडियम इंग्लिश नाम है, नाइट्रियम लैटिन शब्द, लैटिन नाम है, और यहां से सिंबल Na बनाया गया है। ऐसी पोटेशियम का सिंबल K होता है, जो कि लैटिन नाम कैलियम से बनाया गया है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। देखो ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस नहीं है, केवल ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन एटम लेकर के चलना है, ऑक्सीजन परमाणु। अच्छा मान लो हम 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 दर्जन ऑक्सीजन एटम, तो आप बोलेंगे ना 12 ऑक्सीजन परमाणु। 1 दर्जन ऑक्सीजन परमाणु अगर मैं बोलता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ कि 12 ऑक्सीजन परमाणु। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु मतलब कि इतने परमाणु, और 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसे हम लोग मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक, तो इतने परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितने के बराबर होगा, मैंने अभी आपको बताया था। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, और मोलर यानी कि 1 मोल का द्रव्यमान, तो 1 मोल मोलर द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, ये मैंने आपको बताया। और मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 23, क्योंकि परमाणु, अगर परमाणु दिया हुआ है तो हम लोग परमाणु लिखेंगे, परमाणु का द्रव्यमान 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, तो इतने परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसी में ग्राम लगा देंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 16 U होता है, U हटाकर हम लोग ग्राम लिख देंगे। इतने परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। आपसे तो केवल 1 परमाणु का पूछा है, 1 परमाणु का पूछा है। देखो ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो U के फॉर्म में, यूनिफाइड मास के फॉर्म में दिया होता तो केवल 16 हमारा आंसर हो जाता है या 16 U हो जाता है, लेकिन ग्राम में हमें निकालना है, इसीलिए हम लोग इतना कर रहे हैं। तो 16 बटे में 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। 6.022, यहाँ पर 23 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 6.023 भी आ जाता है, 22 भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जो नंबर है इसे हम लोग एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, Na से डिनोट करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एवोगाद्रो नंबर को किससे हम लोग दिखाते हैं, तो ऐसे हम लोग कैपिटल N लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट में A लगा देंगे, छोटा सा कैपिटल A लगाएंगे सबस्क्रिप्ट में। एवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। इटली के वैज्ञानिक थे एवोगाद्रो, उनके सम्मान में इस नंबर को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो मोलर द्रव्यमान मतलब अगर परमाणु दिया है तो परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, और मोलर द्रव्यमान का मतलब इतने परमाणु का द्रव्यमान, अगर अणु है तो इतने अणु का द्रव्यमान। ठीक है, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आपसे ग्राम में पूछ रखा था, ग्राम में, तो हमने एक मोल परमाणु का द्रव्यमान लिखा, यानी कि इतने परमाणु का द्रव्यमान लिखा, 16 ग्राम होता है। हमें मालूम है कि इतने परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान हम लोगों ने यहां पर ग्राम में लिख लिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है? सही रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है ना, वो सही होता है CaCl2। लिख सकते हो आप कैल्शियम क्लोराइड। इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर कैल्शियम और क्लोरीन है, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखा गया है, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। कैल्शियम आयन ये होता है और क्लोराइड आयन ये होता है। अगर हम इसका सूत्र लिखने जाएं तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा CaCl2। इस प्रकार से आप सारे का चेक कर सकते हो। सोडियम सल्फेट का ये सूत्र नहीं होता है, Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फाइड का Na2S होता है, ये सही है। ये बिस्मथ आयन होता है Bi3+, और ये फॉस्फेट आयन होता है PO4 3-। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पर अगर बनाएंगे तो। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन 3 सल्फाइड तथा मरकरी 2 क्लोराइड का सही रासायनिक सूत्र है? आयरन 3 सल्फाइड तथा मरकरी 2 क्लोराइड। अच्छा देखो यहां पर आयरन 3 सल्फाइड दिया हुआ है, ये क्या बताता है? नंबर, रोमन संख्या जो है ब्रैकेट में, वैलेंसी बोल दो, या फिर आयरन 3 लिखा हुआ है, मतलब यहां पर आयरन के ऊपर 3+ चार्ज है, इसे हम लोग फेरिक आयन बोलते हैं। फेरिक आयन। यहां पर देखो मरकरी 2 लिखा हुआ है, यानी कि मरकरी के ऊपर जो है +2 चार्ज है, यानी वैलेंसी यहां पर इसके लिए 3 बताएंगे और इसके लिए 2 बताएंगे। सल्फाइड आयन जो है S2- होता है, और क्लोराइड आयन जस्ट मैंने अभी आपको बताया Cl- होता है। अब आप सूत्र लिख सकते हो, आयरन 3 सल्फाइड, तो आयरन का सिंबल लिखेंगे, सल्फाइड के लिए सल्फर का सिंबल लिखेंगे, वैलेंसी यहां पर 3, यहां पर वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा Fe2S3। यहां पर लिखते हैं मरकरी का सिंबल, क्लोराइड के लिए क्लोरीन का सिंबल, मरकरी की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, यहां पर फॉर्मूला बनेगा HgCl2। यह है आपका आयरन 3 सल्फाइड बोल दो, या फिर फेरिक सल्फाइड बोल दो, फेरिक सल्फाइड। यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड, या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड, या फिर मरकरी 2 क्लोराइड बोल दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा Fe2S3 और HgCl2। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम 2 एसीटेट का सही रासायनिक सूत्र है? मैग्नीशियम 2 एसीटेट, तो मैग्नीशियम 2 है, यानी कि यहां पर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, और एसीटेट होता है CHCOO-। ये जो ब्रैकेट में नंबर है ये एक्चुअल में वैलेंसी बताने का काम करती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। सूत्र लिखना है तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे और नीचे इसकी वैलेंसी 2, एसीटेट CH, ये मैंने गलत लिख दिया हुआ, CH3COO होता है, CH3COO- CH3COO लिखेंगे और वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे। मैग्नीशियम के नीचे सबस्क्रिप्ट 1 आएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है, और इस पूरे ग्रुप के नीचे सबस्क्रिप्ट 2 जाएगा। इसी को देखो यहां पर ऐसे लिखा गया है ऑप्शन बी में, Mg, यहां पर 2 कार्बन है तो C2 लिख दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर 3 है और ऑक्सीजन यहां पर 2 है, और यहां पर सबस्क्रिप्ट 2 लगाया गया है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, है ना, ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है, मैग्नीशियम एसीटेट। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनों Cu2+ और Cl- के संयोजन से बनेगा? अब यहां पर देखो आयन के फॉर्म में दिया हुआ है तो बड़ा ही आसान है। आप सिंपली कॉपर का सिंबल लिखेंगे, क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे, +2 चार्ज है वैलेंसी 2, -1 चार्ज है वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ पर Cu1 हम लोग लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। ये है क्यूप्रिक क्लोराइड, या फिर कॉपर 2 क्लोराइड आप बोल सकते हो, या तो आप क्यूप्रिक क्लोराइड बोल दो या फिर आप कॉपर 2 क्लोराइड बोल दो, कॉपर 2 क्लोराइड आप बोल सकते हो।
ये 2 जो है कॉपर की वैलेंसी बताने का काम करती है। या फिर आप क्यूप्रिक क्लोराइड बोल दो। अगर मान लो कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है तो क्यूप्रस बोलेंगे, और अगर मान लो कि 2+ चार्ज है तो क्यूप्रिक बोलेंगे, है ना। Cu+ के लिए क्यूप्रस आता है और Cu2+ के लिए क्यूप्रिक आता है। CuCl2, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम आयन और सल्फेट आयन के संयोजन से बनेगा? तो सोडियम का सिंबल लिखेंगे, सल्फेट का सिंबल लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे, Na2SO4, 1 लिखते नहीं है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयन उपस्थित नहीं होते हैं? किस यौगिक में आयन उपस्थित नहीं होते हैं? किस यौगिक में आयन उपस्थित नहीं होते हैं? तो देखो, ये जो सोडियम एसीटेट है इसमें आपको मिल जाएगा CH3COO- और यहाँ पर सोडियम आयन, यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम धनायन और क्लोरीन एनायन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। यहां से कोई आयन आपको नहीं मिलने वाला है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों को उनकी परमाणुकता से मिलान कीजिए। एटॉमिसिटी परमाणुकता क्या होता है भाई? परमाणुकता यानी कि एक अणु में जितने परमाणु हैं उसी को हम लोग परमाणुकता बोलते हैं। यहां पर देखो आप, तो ये फ्लोरीन अणु है, इसमें फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं तो इसकी परमाणुकता जो है 2। अच्छा, ये तत्व का अणु हो जाएगा F2 क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु है। ये NO2 है, इसमें देखो टोटल जो है 3 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता 3 हो जाएगी। यहां पर देखो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें भी 3 जो है, टोटल जो है 3 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता भी 3। C2H6, यहां पर देखो तो 2 कार्बन के परमाणु हैं और 6 हाइड्रोजन के हैं तो टोटल जो है इसमें 8 परमाणु हैं तो इसकी जो परमाणुकता है वो है 8। और ये फास्फोरस की परमाणुकता जो है 4 है क्योंकि इसमें 4 फास्फोरस के परमाणु हैं। ए के साथ 1, ए के साथ 1, इसमें 2 दिया हुआ है तो सी ऑप्शन कट जाएगा। बी के साथ 2 और सी के साथ भी 2, बी के साथ 2, सी के साथ भी 2, ए के साथ 1, डी के साथ 4, डी के साथ 4, कुछ गलत है क्या? बी के साथ 2 जाएगा, सी के साथ भी 2 जाएगा, बी के साथ 2 जाएगा, सी के साथ 2 जाएगा, डी के साथ 4 जाना चाहिए, यहां पर 3 दे रखा है, ई के साथ 5 जाना चाहिए, ये 6 तो किसी के लिए नहीं आया है। डी के साथ, चलो हम लोग इसको छोड़ो, उतना नहीं देखना है। ए के साथ देख लो, ए के साथ 1, बी और सी इन दोनों के साथ जो है 2 जाएगा, बी और सी के साथ 2 जाएगा, 2 3 2 3 ठीक है। डी के साथ 4 जाएगा और ई के साथ 5 जाएगा। ये इसका सही हो जाएगा। यहां पर भी हम लोगों ने मिलान करके देख लिया, ये 3 6 जो है किसी की भी परमाणुकता जो है, किसी की भी परमाणुकता नहीं है 6। आपको सफेद रंग का एक महीन चूर्ण दिया गया है जो शक्कर या नमक हो सकता है। महीन चूर्ण दिया गया है, या तो वो शक्कर होगा या फिर नमक होगा। बिना चखे आपको पता करना है कि ये शक्कर है या नमक है। कैसे आप पता करेंगे? शक्कर का मतलब होता है सुक्रोज C12H22O11 और नमक हो गया यहां पर सोडियम क्लोराइड। अब देखो, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक की खासियत है कि जब इसे जल में घोलते हैं ये आयंस में टूट जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। जब आप चीनी को पानी में घोलेंगे तो यहां पर कोई भी आयन नहीं बनेगा,
यानी कि चीनी पानी का घोल विद्युत का चालन नहीं करेगा, जबकि नमक पानी का घोल विद्युत का चालन करेगा। तो हम पानी में घोलने पर विद्युत चालकता की जांच कर लेंगे, है ना। जो भी ये महीन चूर्ण दिया हुआ है इसको जल में घोलेंगे, यहाँ से हम लोग बिजली प्रवाहित करवा कर देखेंगे। अगर प्रवाहित बिजली हो जाती है तो वो नमक हो जाएगा, अगर नहीं होती है तो चीनी है। जल के द्रव्यमान में न्यूट्रॉन का अंश कितना होता है? देखो ये जल है और इसका जो द्रव्यमान है वो 18 U होता है, ठीक है। 18 U, जिसमें कि हाइड्रोजन का 2 U द्रव्यमान है और हाइड्रोजन का 2 U द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का 16 U। हाइड्रोजन का 2 U और ऑक्सीजन का 16 U। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम यहां पर देखें, न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपको ये याद रखना है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में ना केवल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में, यानी जिसके परमाणु में आपको न्यूट्रॉन नहीं मिलते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें है 0 और ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में आपको 8 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ये जो 2 U मास है ये किसका है? 2 प्रोटॉन का मास है ना। 2 प्रोटॉन का मास है, मास है 2 प्रोटॉन का। 1 प्रोटॉन का मास, 1 न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास 1 U ही होता है। अच्छा, ये जो 16 है, ये जो 16 है इसमें 8 U और 8 U है। ये 1 प्रोटॉन का मास है, 8 प्रोटॉन का मास है, 8 प्रोटॉन का मास है और ये 8 जो है न्यूट्रॉन का मास है। तो टोटल मास कितना हो गया जल का? ये तो 8 हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है ये तो मैंने आपको तोड़ कर बताया है टोटल, ठीक है। इतना काफी था कि टोटल मास जो है 18 U है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या टोटल है कितनी? 8 ही है। इस पूरे एक अणु में, एक अणु जो है जल का, इसमें टोटल न्यूट्रॉन की संख्या मात्र 8 है। तो आपको क्या करना था? 8 बट्टे में 18, 8 टोटल न्यूट्रॉन की संख्या बट्टे में 18, ठीक है। 8 बट्टे में 18, बी हमारा राइट आंसर। जल के द्रव्यमान में न्यूट्रॉन का अंश कितना है? ये हो जाएगा आंसर 8 बट्टे में 18। ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या ताप के साथ पदार्थ की विलयता परिवर्तित होती है, यानी कि बदलती है? विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता की बात यहां पर की जा रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से विलयता जो है बढ़ती है ना। किसी एक तापमान पर जितना नमक आप घोल सकते हो, आप तापमान बढ़ा दो तो उसमें आप ज़्यादा नमक घोल पाएंगे, ठीक। जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर आप कुछ अमाउंट जो है चीनी घोल पाते हो 100 ग्राम जल में, अगर आप ताप बढ़ा दोगे 25 से 30 कर दोगे तो उसी 100 ग्राम में जो है आप ज़्यादा नमक घोल पाओगे। तो हाँ, ठोस पदार्थ की विलयता सामान्यतः बढ़ती है, लेकिन यह बात भी सही है कि हाँ, गैस की विलयता सामान्यतः घटती है। गैस की विलयता सामान्यतः घटती है। तो यहां पर जो आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएगा। गैस की विलयता जो है सामान्यतः घटती है, ठोस पदार्थ की विलयता सामान्यतः बढ़ती है। ये दोनों ही आंसर जो है वो सही है, करेक्ट। दोनों ही आंसर सही है। यूजुअली अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ताप के साथ पदार्थ की विलयता परिवर्तित होती है, तो आप बोलेंगे हाँ, ठोस पदार्थ की विलयता सामान्यतः बढ़ती है, यानी कि हमेशा आपको ठोस पदार्थ को ही लेकर के चलना है। जैसे मान लो सवाल जो है कुछ ऐसा होता कि ताप के साथ पदार्थ की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, नहीं परिवर्तित होती है, तो आप बोलेंगे बढ़ती है। हम लोग ठोस लेकर के चलेंगे, है ना। जैसे नमक है, चीनी है, इन सारे को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर गैस के बारे में दे रखा है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग ए और बी दोनों को सही मान करके चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, यानी कि लैटिन नाम से लिया गया है? 2018 में पूछा गया था सवाल रेलवे ग्रुप डी में। तो हमारा आंसर है आयरन। आयरन का सिंबल हम लोग Fe लिखते हैं। ये सिंबल लिया गया है फेरम से। फेरम आयरन का लैटिन नाम है, यहां से Fe को उठाया गया है। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? यानी कि मोल की संख्या आपको चाहिए। मोल की संख्या निकालना आसान है ना। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? देखो, मास आपको दिया होगा, यानी कि द्रव्यमान आपको दिया होगा, आपको द्रव्यमान दिया होगा,
ग्राम में बटे में मोलर मास। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे पूछा जाए तो जो गिवन मास होगा ग्राम में उसमें आप मोलर मास से भाग लगा देंगे। बस इसी वाले कॉन्सेप्ट पर जो है आपको बनाना है। नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए, गिवन मास कितना है 25 ग्राम, बट्टे में मोलर मास आपको बताना है। तो मोलर मास लिखना बड़ा ही आसान है, मॉलिक्यूलर मास में आप ग्राम लगा देंगे। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसका आप मॉलिक्यूलर मास लिखो, इसमें आप ग्राम लगा देना। 2 हाइड्रोजन है, एक का द्रव्यमान जो है 1U हो जाएगा। एक सल्फर है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो है 32U होता है। 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इन सारे को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर जो है इन सारे को अगर हम जोड़ते हैं कितना आ जाएगा? 2 32 32 और 2 34 34 और ये हो जाएगा 64U, 4 और 4 98U। हमें चाहिए मोलर मास, तो क्या करेंगे? यहां से U हटा करके ग्राम लगा देंगे। ये हमारा ऑलरेडी ग्राम में है, यहां पर हम लोग ग्राम लगा देंगे। सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 0.255, 0.255। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है तो कैल्शियम आयन होता है Ca2+, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-। पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंबल लिखेंगे, फिर वैलेंसी लिख देंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे CaOH का होल ट्वाइस। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने लिखा था इसका सूत्र। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना है O2 का। संख्या में 2 है ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो 16 होता है, तो यहां पर 32U हो जाएगा। कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कि U है, यूनिफाइड मास है ना। यूनिफाइड मास के स्थान पर पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट लिखा करते थे, लेकिन अब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, U लिखते हैं। परमाणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? परमाणु शब्द जो है किसने दिया था? तो ये सवाल जो है 2018 में पूछा गया था ग्रुप डी के अंदर, और हाल ही में पूछा गया था BPSC ASO के एग्जाम में। तो आंसर है डेमोक्रिटस। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, परमाणु में नाभिक की खोज की थी, और जॉन डाल्टन ने आपने पढ़ा था 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। कॉपर के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर का 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 1 मोल का मतलब होता है कितना? 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को हम लोग एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है 6.022 इंटू 10⁻23। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है प्लाज्मा में कणों के पास जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि हम जानते हैं गैस को हम और ऊर्जा देते हैं तब जाकर के प्लाज्मा स्टेट जो है बनता है। इस हिसाब से सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है प्लाज्मा के कणों के पास है, और सबसे कम पूछे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? कौन तत्व नहीं है? हीलियम अपने आप में तत्व है, कॉपर अपने आप में तत्व है, ऑक्सीजन अपने आप में तत्व है, पानी हम जानते हैं इसमें 2 से अधिक, इसमें 1 से अधिक प्रकार के तत्व हैं, तो ये तत्व तो नहीं है। ठीक है, जिस भी पदार्थ में आपको 2 या 2 से ज्यादा तत्व देखने को मिल जाए वो तत्व तो नहीं होगा, वो तत्व नहीं होगा। पानी अपने आप में एक यौगिक है, राइट, पानी अपने आप में यौगिक है। जो यौगिक होते हैं ना उसमें आपको 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। यहां पर हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? देखो जो यौगिक होंगे उसमें आपको 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन परऑक्साइड, देखो यहां पर नाइट्रोजन है अपने आप में एक तत्व है, और यहां पर परऑक्साइड दिया हुआ है, तो परऑक्साइड में देखो ये ऑक्साइड जो आया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो नाइट्रोजन परऑक्साइड जो हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के तत्व हैं, तो ये यौगिक है।
पानी अपने आप में यौगिक है। दो प्रकार के तत्व आपको देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लोरीन अपने आप में एक तत्व है और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो प्रकार के तत्व है, तो यौगिक नहीं है क्लोरीन। क्लोरीन अपने आप में एक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। 2 मोल जल, यानी 2 मोल जल 360 ग्राम के बराबर है। 20 मोल जल 360 ग्राम के बराबर है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो जल है इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास जो है ये 18 होता है। आप डायरेक्ट याद रखिए, निकाल भी सकते हैं, है ना। अगर आपको यहां पर मोलर मास लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इसी यू को हटाकर ग्राम लगा देंगे, ठीक। अब देखो 18 ग्राम में 1 मोल आता है, तो 360 ग्राम में कितना मोल आएगा? 18 ग्राम मतलब कि 1 मोल, तो 360 ग्राम मतलब कितना मोल? बेसिकली मोल की संख्या आपको चाहिए, मोल की संख्या चाहिए। समझ में तो आ ही गया होगा, 20 मोल। लेकिन फॉर्मूले से मैंने आपको बताया कि जो द्रव्यमान आपको दिया होगा उसमें भाग लगा देंगे मोलर द्रव्यमान से। ये आपका आ जाएगा 20, तो 20 मोल ये कट जाएगा, ठीक। यानी जो भी विकल्प है उसमें 2 तो आएगा ही आएगा। बी में नहीं है तो ये कट जाएगा, ए में नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक। अब देखो आपको चाहिए अणु की संख्या। जल जो है अपने आप में एक अणु है। ये जल जो आपको यहां पर दिया गया है सूत्र, ये एक अणु का सूत्र है। क्योंकि इतने मोल हैं, मोल जो है टोटल कितने हैं? 20, टोटल 20 मोल है। 20 मोल, 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर अणु आएंगे। 1 मोल में, 1 मोल में कितने कण, 1 मोल में कितने कण, 1 मोल में कितने अणु, 1 मोल में कितने परमाणु? क्योंकि यहां पर अणु दिया गया है तो 1 मोल में कितने अणु? 6.022 इंटू 10⁻23 यहां पर आपके आ जाएंगे अणु। लेकिन हमारे पास तो 20 मोल है, हमारे पास तो 20 मोल है, तो 20 गुने में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने जो है आपके आ जाएंगे अणु जल के। अगर मान लो इसमें परमाणु पूछते तो एक अणु में 3 परमाणु, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 4। ये 3 भी कट जाएगा, ठीक है, ये 3 भी कट जाएगा, तो 2 और 4 यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या होगा कि मोल अगर आपको दिया हुआ है, मोल अगर आप निकाल लेते हो तो इसमें आप एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको जो है मिल जाएगा अणु की संख्या। अणु की संख्या, कभी भी परमाणु की संख्या पूछे तो सबसे पहले आप अणु की संख्या ही निकालेंगे, तब जाकर के परमाणु की संख्या निकालेंगे। अभी मान लो कि 20 मोल में कितने परमाणु आएंगे निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने अणु की संख्या ऐसे निकाले। सबसे पहले हम लोग अणु की संख्या ऐसे निकालेंगे, और यहां पर देखो एक अणु में 3 परमाणु है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, टोटल परमाणु की संख्या आ जाएगी। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? एक परमाणु के लिए, एक एटम के लिए, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। देखो अधिकांश परमाणु जो है स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, लेकिन याद करो मैंने आपको बताया था हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं। ये कथन सही नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं या आयनों का निर्माण होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो आयन होते हैं आवेशित परमाणु होते हैं, या फिर परमाणुओं का समूह होता है जिन पर कुछ चार्ज मौजूद होता है, या फिर वो आवेशित जो है आपके परमाणु हो जाएंगे, या फिर परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करेंगे। ये सही है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। जो एटम्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संख्या में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। जो परमाणु होते हैं बड़ी संख्या में आपस में जुड़ते हैं, अणु बनाते हैं, अणु आपस में जुड़ते हैं, पदार्थ बनते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ए जो है गलत है, तो गलत हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में किसका भार सबसे अधिक होगा? किसका भार सबसे अधिक होगा? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? अभी देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया मोल निकालने का। गिवन मास बट्टे में गिवन मास जो आपको ग्राम में दिया होगा और बट्टे में मोलर मास। इस वाले सवाल में ना आपको ये मास पूछा गया है, ये मास बताओ। तो ये मास निकालने का तरीका क्या है? जो आपको मोल दिया हुआ है इसी में आप क्या करेंगे? मोलर मास से भाग लगा देंगे। बस यही चीज आपको करना है। अब देखो आपको सुक्रोज दिया हुआ है, सुक्रोज का 0.2 मोल दिया हुआ है। तो इसका मास अगर आप निकालने बैठेंगे तो ये आपका आ जाएगा जो मोल आपको दिया हुआ है और गुने में जो इसका मोलर मास हो जाएगा। सुक्रोज का मोलर मास कितना हो जाएगा? देखिए सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 342 होता है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। सबका जितने भी परमाणु है सबका द्रव्यमान लिख करके जोड़ दो, 342 होता है। हमें मोलर मास चाहिए तो 342 में हम लोग क्या करेंगे? ग्राम लगा देंगे, ठीक है। यहां पर आ जाइए, यहां पर मास चाहिए 2 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा? एक कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का यहां पर 32 हो जाएगा। तो 12 O2 का यहां पर 32 हो जाएगा 44। इतना ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा। यहां पर आ जाइए 2 मोल है, गुने में कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 होता है। कार्बन का यहां पर 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, एक का द्रव्यमान जो है 16 होता है, 3 है तो 48 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 4 8 9 10 100। 4 5 5 4 9 1 हासिल 10 100। यहां आ जाइए, जल का हम जानते हैं 10 मोल है। जल का हम लोग मोलर द्रव्यमान जानते हैं 18 होता है। ये आपका आता है 180, ये आ गया आपका 200, ये आ गया 88 और ये कितना हो जाएगा? 4 8 6 68.4 ग्राम, ठीक है। 2 दूनी में 4, 2 चौके में 8, 2 तिया 6, ठीक है। तो देखो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका द्रव्यमान जो है सबसे ज्यादा है 200 ग्राम। सारे में ग्राम लगा दो, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूले पर यह सवाल जो है पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? परमाणुओं की संख्या आपको चाहिए, परमाणुओं की संख्या आपको जो है यहां पर निकालनी है। तो अगर आपको परमाणु की संख्या चाहिए तो आपको पहले मोल के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको मोल के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल बराबर जो है एवोगाद्रो नंबर के बराबर कण आते हैं। तो 1 मोल अगर परमाणु है यानी कि संख्या में इतने हैं। तो आप पहले क्या करो कि मोल निकाल लो, उसमें आप एवोगाद्रो नंबर से गुना कर देना, तो अणु की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और अणु में फिर क्या करेंगे आप? परमाणु की संख्या जो है गुना कर देंगे तो परमाणुओं की संख्या टोटल आ जाएगी। जैसे H2O है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन सारे का मोल निकालिए, इन सारे का मोल निकालिए। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो द्रव्यमान दिया हुआ है बट्टे में मोलर द्रव्यमान, तो ये आपका 1 मोल आएगा। 1 मोल आ गया। यहां पर आ जाइए तो 18 ग्राम बट्टे में इसका मोलर मास जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। 32 ये आपका मोल निकल करके आ गया। यहां पर 18 बट्टे में कार्बन डाइऑक्साइड का अभी हम लोगों ने देखा था 44, तो ये 44 मोल। यहां पर 18 बट्टे में 12 और 4 16, ये मोल आ गया। अब देखो हम जब एवोगाद्रो नंबर से गुना करेंगे तो या तो परमाणु की संख्या निकल करके आएगी या फिर अणु की संख्या निकल करके आएगी, क्योंकि हमें सारे के केस में अणु दी गई है, अणु दिया गया, अणु अणु अणु। तो हम लोग जब एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अणुओं की संख्या जो हमें प्राप्त होने वाली है, ये अणुओं की संख्या हमें मिल गई, ठीक। अब अणु की संख्या निकालने के बाद हम लोग परमाणु की संख्या निकालते हैं। अब देखो एक जल के एक अणु में टोटल 3 परमाणु है, तो इतने अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे? तो 3 से गुना कर देंगे। यहां भी देखो एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब आपके पास टोटल इतने अणु हैं, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में
3 परमाणु हैं, आपके पास इतने अणु हैं तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। मीथेन के एक अणु में 5 परमाणु हैं, आपके पास इतने अब अणु हैं तो इसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखो Na सारे में कॉमन है, ठीक। यहां पर 3Na हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूने में 36, 36 बट्टे में 32 Na आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा 54 बट्टे में 44 Na। यहां पर आ जाएगा 18 पंचे में 90, 90 बट्टे में 16 Na आ जाएगा। तो ऐसे आप ऑब्जर्व करो, ये नंबर जो आपको ऐसे ही बड़ी दिख रही है ना। 16 पंचे में 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दशमलव में कुछ आएगा, जबकि इन सारे के केस में देखो तो यहाँ पर 3 है। सबसे अधिक परमाणुओं की सबसे अधिक संख्या जो है आपके पास जो है डी में है और उसके बाद ए में है ना। यहाँ पर 5 दशमलव में कुछ आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इन दोनों में 1 दशमलव में कुछ आएगा। तो सबसे अधिक संख्या जो है डी में है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको परमाणुओं की संख्या चाहिए तो आप क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, मोल में एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देख लो कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। जब आप मोल में एवोगाद्रो संख्या से गुना करेंगे तो अणुओं की संख्या आपको प्राप्त होगी। उसके बाद एक अणु में जितने परमाणु होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल परमाणुओं की संख्या निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? अणुओं की संख्या अधिकतम होगी तो फिर से वही काम करना है। अणुओं की संख्या चाहिए तो मोल निकालेंगे, मोल के बाद जो है एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा आसान हो गया इस वाले से। इसमें क्या था कि परमाणुओं की संख्या चाहिए थी तो हम लोगों ने बाद में एक अणु में परमाणुओं की संख्या देखा था और उसके बाद मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर केवल अणुओं की संख्या चाहिए तो सिंपली आप क्या कर लो, देख लो कि किसके पास मोल सबसे ज्यादा है। जिसके पास सबसे ज्यादा मोल हो जाए वही उसी के पास अणुओं की संख्या सबसे अधिकतम है। तो यहाँ पर देखो 1 ग्राम आपको दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मोल की संख्या, यहाँ पर 1 ग्राम आपको दिया हुआ है, सारे के केस में 1 ग्राम ही दिया हुआ है। नाइट्रोजन 28 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास। यहाँ पर देख लो 1 बट्टे में 2 मोल और 1 बट्टे में यहाँ पर 12 और 4 16 मोल। तो मोल की संख्या सबसे अधिक किस में है, तो इसमें है। इसमें मोल की संख्या सबसे अधिक है, 1 बट्टे में 2 यानी कि 0.5 मोल, ठीक है। एवोगाद्रो नंबर से गुना कर दो। सारे में हम लोग एवोगाद्रो नंबर से गुना करेंगे। अब ये अणुओं की संख्या आपको जो है मिल गई, अणुओं की संख्या मिल गई है। जो किस पर सबसे अधिक अणुओं की संख्या उसी में होने वाली है जिसमें मोल की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि Na तो सब में क्या है, कॉमन ही है। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलयित किया जाता है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। एक बीकर में 18 ग्राम जल है, उसमें इतना ग्राम सुक्रोज मिलाया गया। विलयन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। देखो परमाणुओं की संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले मोल निकालिए, मोल में आप क्या कीजिए, एवोगाद्रो नंबर से गुना कीजिए, आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मॉलिक्यूल मिल जाएगा, मॉलिक्यूल से आप निकालेंगे एटम की संख्या। अब ये डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम की संख्या जो है आपको मिल जाएगी। अब जल जो लिया गया यहाँ पर वो 18 ग्राम है। 18 ग्राम का मतलब कितना मोल, 18 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल। ये जल है और सुक्रोज होता है C12H22O11। 18 ग्राम जल मतलब 1 मोल के बराबर, 1 मोल जल, ठीक। जल के लिए यहां पर आ जाइए, हम लोग जल के लिए पहले बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगाद्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर। अच्छा अब यहां पर देखो हमें चाहिए एटम्स की संख्या, वो भी किसकी, ऑक्सीजन की। जल में, जल का जो एक अणु है उसमें ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, मतलब जितने अणु उतने ही ऑक्सीजन के परमाणु।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल Na है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे? जो अणुओं की संख्या है उसमें एक अणु में जो ऑक्सीजन का एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1 के बराबर है, तो हमारा आंसर यहाँ पर Na ही आएगा। यहाँ पर ये हम लोगों ने जल के लिए बात किया है। हम लोग अब बात करते हैं सुक्रोज के लिए, C12H22O11। इसका भी हम लोग मोल निकाल लेते हैं पहले, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि पहले हमें मोल चाहिए, फिर हम लोग एवोगाद्रो नंबर से गुना करेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर हम लोग एटम्स निकालेंगे। तो 3.42 ग्राम दिया हुआ है, इसमें हम लोग मोलर द्रव्यमान से गुना करेंगे जो कि 342 ग्राम होता है। यहां पर आ जाएगा 0.01, ठीक, ये आ गया मोल की संख्या। अब यहां से हम लोग मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालेंगे। हम लोगों ने मोल निकाल लिया, अब हम लोग मॉलिक्यूल निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कौन, ये जो मॉलिक्यूल है इसकी कुल संख्या कितनी आएगी? तो 0.01 गुने में एवोगाद्रो नंबर से हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये मॉलिक्यूल की संख्या है। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अब ध्यान से देखिए, इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 11 परमाणु है, एक अणु में ऑक्सीजन के 11 परमाणु है, तो इतने अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0.11 Na, यही आएगा, है ना, 0.11 Na। अब देखो यहां पर जो सुक्रोज लिया गया इतना ग्राम, उसमें ऑक्सीजन के इतने परमाणु हैं। जो जल लिया गया 18 ग्राम, उसमें ऑक्सीजन के इतने परमाणु हैं। तो टोटल ऑक्सीजन के परमाणु कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम का टोटल संख्या इस पूरे में, है ना, यहां पर 3.42 ग्राम जो है सुक्रोज भी है ना, सुक्रोज भी है। तो सुक्रोज से इतने मिलेंगे 0.11 Na और जल से Na के बराबर जोड़ेंगे तो 1.11 Na आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो Na है ना, इसके स्थान पर इसका मान जो है बैठा देना है। ये जो Na है इसके स्थान पर इसका मान जो है डाल देना है। तो ये 1.11 गुने में 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए आंसर आएगा। तो थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन है, लेकिन सवाल ऐसा आए या ना आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एटम्स की संख्या कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, ये यहां पर ज्यादा जरूरी है। आखिरी सवाल, 12 ग्राम द्रव्यमान वाले मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम के मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। 12 ग्राम मैग्नीशियम रिबन का द्रव्यमान दिया, मोल की संख्या चाहिए, तो ये तो आसान है। मोल बराबर जो द्रव्यमान आपको दिया गया है बट्टे में मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास में ग्राम लगा देंगे। मैग्नीशियम अपने आप में यहाँ पर एक एटम है तो इसका एटॉमिक मास 24 U होता है, U हटा करके G लगा देंगे, वही मोलर मास हो जाएगा। तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल, आधा मोल, ठीक है। 24 ग्राम में 1 मोल तो 12 ग्राम में आधा मोल। तो दोस्तों इसी के साथ यहां पर ये जो पूरा चैप्टर है आपका रिवाइज होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे कर लिए हैं, कुछ पीवाईक्यूज हम लोगों ने देखे हैं। अगर आप ये सारे सवाल अच्छे से कर लेते हो तो चांस बहुत कम है, बहुत कम चांस है कि एग्जाम में प्रश्न आएगा इस चैप्टर से और छूट जाएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वाले चैप्टर में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।